Very good morning, kids. Welcome to SRB Academy. Today I, Aparna Verma, going to discuss with you subject SST. This is your chapter 13, and chapter 13 we are taking from the history part. So our chapter 13 is based on beginning of British rule in India. भारत में ब्रिटिश शासन कैसे प्रारंभ हुआ था, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. रिया एंड टीना हैव देयर हिस्ट्री क्विज इन द स्कूल टुमारो. दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इट. रिया और टीना का स्कूल में हिस्ट्री क्विज कंपटीशन है और वो दोनों उसके लिए तैयारी कर रही हैं. डू यू नो विच ऑफ द यूरोपियन पावर्स फर्स्ट केम इन टू इंडिया. तो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि तुम्हें पता है कि पहला यूरोपियन पावर कौन है जो इंडिया में आया था. ऑफकोर्स द ब्रिटिश कम फर्स्ट टू इंडिया. हाँ, मुझे पता है, ब्रिटिश सबसे पहले भारत में आए थे. टीना रियलाइज हर मिस्टेक एज शी रीड द बुक. टीना को अपनी मिस्टेक का रियलाइज़ हुआ. In 1498, the Portuguese sailor Vasco da Gama discovered a sea route to India by Africa. उसने और बताया कि 1498 में पुर्तगाली सेलर वास्को डे गामा ने सबसे पहले समुद्र का रास्ता खोजा था और ही रीच द पोर्ट ऑफ कालीकट इन केरला, और सबसे पहले वह कालीकट में पहुंचा था. तो फिर उसके बाद दोनों ने डिस्कस करके बोला, नो द पुर्तगालीज वी आर द फर्स्ट टू कम टू द इंडिया, नॉट ब्रिटिश. मैंने पैराग्राफ चेंज कर दिया. रिया और टीना दोनों में डिस्कशन हुआ क्विज कंपटीशन के लिए कि तुम्हें पता है सबसे पहले कौन से यूरोपियन पावर्स इंडिया में आए थे. तो टीना ने कहा कि हाँ मुझे पता है, ब्रिटिश सबसे पहले भारत में आए थे. तो उसने कहा नहीं, द पुर्तगालीज वॉज द फर्स्ट टू कम इन इंडिया. ब्रिटिश सबसे पहले नहीं आए थे, पुर्तगालीज आए थे 1498 में. आई कांट बी रॉन्ग, लेट मी चेक. तो उसने कहा, टीना ने कहा चलो मैं चेक करती हूँ बुक में, मैं गलत नहीं हो सकती. तो जब उसको रियलाइज़ हुआ अपनी मिस्टेक, उसने बुक में देखा और उसने बोला हाँ सच कह रही हो तुम. 1498 में सबसे पहले जो पुर्तगालीज आया था वो वास्को डे गामा आया था, जिसने समुद्र के रास्ते की सबसे पहले खोज की और वो सबसे पहले कालीकट केरला पहुँचा. वाओ रिया, नाउ यू नो so much about the history of India. You will surely win tomorrow's quiz. तो टीना ने कहा कि रिया, अब तुमको वाकई में बहुत नॉलेज हो गई है हमारी हिस्ट्री के बारे में, अब तुम डेफिनेटली कल का क्विज कंपटीशन ज़रूर ही जीत जाओगे. सो वी शैल लर्न. इन दिस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, कमिंग ऑफ द यूरोपियन कब आए थे. द पुर्तगालीज वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम इंडिया. पुर्तगालीज जो कि फर्स्ट यूरोपियन थे जो इंडिया में आए थे, जिसमें वास्को डे गामा फर्स्ट पुर्तगाली सेलर था जो 1498 में आया था. लेटर द फ्रेंच एंड अदर डच केम टू सेट अप देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया. उसके बाद बहुत सारे डच भी आए अपने ट्रेडिंग मतलब अपने व्यापार के उद्देश्य लेकर को भारत में. उसके बाद कई सारे डच भी आए. और उसके बाद द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी EEIC वॉज फाउंडेड इन 1600. 1600 में EEIC आई. द ब्रिटिश केम इन इंडिया एस्टैब्लिश एन एम्पायर. और ब्रिटिश आकर के यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर के यहाँ पर अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर माने अपने साम्राज्य की स्थापना की. ओके, सो कमिंग ऑफ द ब्रिटिश कब आए, कैसे आए, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे. द पुर्तगालीज लीड द वे इन फाइंडिंग अ न्यू सी रूट टू एशिया एंड एस्टैब्लिशिंग ट्रेड रिलेशन विद इंडिया. पुर्तगालीज ने सबसे पहले समुद्र का रास्ता खोजा और भारत के साथ अपने व्यापार को बढ़ाया. दे सेट अप अ फैक्ट्री इन कोचीन. उन्होंने कोचीन जो कि आज कोची के नाम से जाना जाता है और गोवा में अपनी नई नई फैक्ट्रीज जमाई. दे मेड ह्यूज प्रॉफिट्स बाय बाइंग गुड्स अ लो प्राइस फ्रॉम इंडिया एंड सेलिंग देम इन यूरोप मार्केट्स एट हायर प्राइस. उन्होंने भारत से बहुत सस्ते दाम पर चीज़ों को खरीदा और यूरोप के मार्केट में बहुत महंगे रेट पर जाकर के बेचा. द सक्सेस ऑफ द पुर्तगालीज लीड टू ट्रेडर्स फ्रॉम हॉलैंड फ्रांस ब्रिटिश टू सेल टू इंडिया. और पुर्तगालीज की सक्सेस पूरे हॉलैंड में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, हर जगह फैल गई. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. अब हम यहाँ बात करते हैं EEIC की यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की. द इंग्लिश मर्चेंट फॉर्म्ड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी EEIC इन 1600 अंडर द अथॉरिटी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट. क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के समय में भारत में सबसे पहले EEIC 1600 में आई. इट वॉज अ सेटअप ऑफ कंडक्ट ट्रेड इन इंडिया. ये भी भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई थी. ठीक है, क्यों आई थी, भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से. इन 1615 द मुगल एम्परर जहांगीर अलाउड द EEIC टू सेट अप द फर्स्ट फैक्ट्री
इन सूरत। सबसे पहले 1615 में मुग़ल सम्राट जहांगीर ने EEIC को अपनी फैक्ट्री को यानी भारत में अपने व्यापार को जमाने के लिए सबसे पहले उन्होंने अलाउ किया और सूरत में सबसे पहली फैक्ट्री EEIC ने जमाई। दिस अलाउड द EEIC टू कैरी आउट ट्रेड विद इन द मुगल टेरिटरी। ठीक है, दिस अलाउड द EEIC टू कैरी आउट ट्रेड विद इन द मुगल, और मुग़ल साम्राज्य के साथ व्यापार करने के लिए उन्होंने EEIC को परमिशन दी। बाय 1623 द ब्रिटिश हैड सेट अप देयर ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत, बरोच, अहमदाबाद एंड आगरा। इसके बाद 1623 में ब्रिटिश ने अपनी जो ट्रेडिंग पोस्ट थी यानी अपने व्यापार को सूरत, बरोच, अहमदाबाद, आगरा सब जगह फैला दिया था। द ब्रिटिश ऑल्सो फोर्टिफाइड सम ट्रेड सेंटर्स एंड फैक्ट्रीज। ब्रिटिश ने इसके अलावा बहुत सारे व्यापारिक सेंटर्स और फैक्ट्रीज़ का भी ओपन कर दिए थे, फैक्ट्रीज़ भी खोल ली थी। दीज इंक्लूडेड फोर्ट विलियम इन कोलकाता, जिसमें फोर्ट विलियम कोलकाता में जो कि आज हम कोलकाता नाम से जाना जाता है। फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास में, चेन्नई में, और फोर्ट एट मुंबई में अपने कई सारे ट्रेडिंग फैक्ट्रीज़ को खोल लिया था ब्रिटिश कंपनी ने। कहाँ, कलकत्ता में, मद्रास में और मुंबई में। ठीक है, बार्स फॉट टू गेन कंट्रोल ऑफ इंडिया। उसके बाद उन्होंने युद्ध किया भारत पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए। आफ्टर सेटिंग अप फैक्ट्रीज द नेक्स्ट एम ब्रिटिश वॉज टू गेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर ट्रेड बाय एनेक्सिंग मोर टेरिटरीज़ इन इंडिया। अब अपनी फैक्ट्रीज़ को सेटअप करने के बाद ब्रिटिश का दूसरा उद्देश्य था कि पूरे भारत पर, एनेक्स का मतलब होता है कंट्रोल करना, पूरे क्षेत्र पर, पूरे भारत की हर एक टेरिटरीज़ पर अपना कंट्रोल बनाने के लिए उन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया। टू अचीव दिस द ब्रिटिश फॉट न्यूमरस वार्स। इसके लिए ब्रिटिश ने बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी। सम वॉर्स वर फॉट अगेंस्ट देयर यूरोपियन रिवाइल्स इन इंडिया सच एज द फ्रेंच, डच एंड पुर्तगीज़ ट्रेडिंग कंपनी। कुछ ब्रिटिश ने अपने ही कुछ तो उन्होंने ऐसी लड़ाइयाँ भी लड़ी जो यूरोप से, फ्रेंच से, डच से, पुर्तगाली से लड़ी। अपना आधिपत्य यानी अपना व्यापार जमाने के लिए यूरोपियन से और फ्रेंच से, डच से लड़ी। इसके अलावा उसने भारत के अदर वॉर्स वर फॉट अगेंस्ट द रूल्स ऑफ स्मॉल किंगडम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसके अलावा उसने भारत के छोटे छोटे कई साम्राज्यों पर लड़ाई करके अपना राज्य स्थापित करा। द कार्नेटिक बार्स। सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं अबाउट द कार्नेटिक बार्स। द कार्नेटिक बार्स वर अ सीरीज ऑफ 3 वॉर्स फॉट बिटवीन। ये 3 सीरीज़ में लड़े जाने वाला युद्ध था जो कि बिटवीन 1746 टू 1763 बाय EEIC एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़ी गई। बोथ द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच वांटेड टू गेन ग्रेटर कंट्रोल ओवर ट्रेड इन इंडिया। फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों ही भारत के व्यापार पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, अपना राज्य चाहते थे। इंडियन रूलर्स ऑल्सो ज्वाइंड दीज वॉर्स टू फर्दर देयर ओन कॉज एंड डिफीट देयर रिवील्स। भारतीय शासकों ने भी इस युद्ध में अपना कारण अपना मतलब कहते हैं ना, अपना उल्लू सीधा करना या अपने राज्य को स्थापित करने के लिए इसमें पार्ट लिया और वो हार भी गए। फाइनली द EEIC गेन्ड एडवांटेज ओवर ट्रेड इन इंडिया। और फाइनली EEIC यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसने अपना भारत के व्यापार पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। नाउ बैटल्स ओवर बंगाल। अब यहाँ बंगाल की लड़ाई का डिस्कशन हम करते हैं। द बैटल्स फॉट इन Bengal were very important as Bengal was one of the richest provinces in India at that time. अब जो बंगाल की लड़ाई थी उसकी बात करते हैं क्योंकि बंगाल उस समय सबसे ज़्यादा भारत का एक रिच साम्राज्य मतलब एक रिच स्टेट माना जाता था जो कि व्यापारिक रूप से बहुत संपन्न था। द EEIC fought 2 battles to gain control over the प्रोविंस ऑफ बंगाल। बंगाल के प्रोविंस पर, बंगाल के साम्राज्य पर अपना स्थापित करने के लिए EEIC ने 2 युद्ध लड़े। द बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में लड़ा गया यानी 1757 में, बिकॉज द ब्रिटिश वर मिसयूजिंग द ट्रेड प्रिविलेज गिविंग टू देम बाय द former Nawabs. The Battle of Plassey was fought because the British were misusing the trade privilege given to them by the former Nawabs and not
पेइंग ड्यूटी, ठीक है। प्रिविलेज मीन्स होता है स्पेशल बेनिफिट दैट इज़ अवेलेबल ओनली टू द पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप। यानी वो ये लड़ाई क्यों लड़ी गई, क्योंकि ये ब्रिटिश उस समय नवाब का गलत तरीके से इस्तेमाल करके जो नवाब के पास पावर होते थे वो सारे पावर गेन करना चाहते थे और उनको उसके बदले कुछ भी देना नहीं चाहते थे। दे हैड ऑल्सो स्टार्टेड बिल्डिंग देयर आर्मी एंड एक्सपेंडिंग देयर बेस एट कलकत्ता। वो अपनी आर्मी बेस कैंप को भी कलकत्ता में स्थापित करना चाहती थी ब्रिटिश। दिस वॉज अगेंस्ट द नवाब ऑफ बंगाल सिराज उल दुल्हाज परमिशन, और ये वहाँ बंगाल के नवाब के आदेश के विरुद्ध था। सो द ब्रिटिश इमर्ज विक्ट्रीज इन बैटल, तो इसलिए प्लासी का युद्ध लड़ा गया और ब्रिटिश ने जीत पाई इस युद्ध में। सिराज उल दुल्हा वॉज कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ, पकड़ा गया सिराज उल दुल्हा और मारा गया। एंड मिर जफ़र वॉज मेड द रूलर ऑफ बंगाल, और मिर जफ़र को बंगाल का शासक बना गया जो कि ब्रिटिश शासन के अंडर में ही काम करता था। अ फ्यू ईयर्स लेटर द बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ 1764 यानी 1764 में। ब्रेक आउट द बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल मिर कासिम एंड द EEIC, ठीक है ना। उसके बाद नवाब मिर कासिम और EEIC के बीच बक्सर का युद्ध हुआ। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड यूज देयर विक्ट्री इन द बैटल ऑफ प्लासी एंड गेट नंबर ऑफ प्रिविलेज फ्रॉम द न्यू नवाब ऑफ बंगाल मिर कासिम। वैसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने प्रथम युद्ध में बहुत सारी फ़ायदे उठा चुके थे बंगाल के नवाब मिर कासिम के द्वारा। द कंपनी ऑफिशियल ऑफन मिस यूज दीज प्रिविलेज एंड रिड्यूस द इनकम ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल। इसके अलावा भी कंपनी अपने गलत तरीक़ों से नवाब के जो पावर थे उनका गलत तरीक़ों से उपयोग करके बहुत हद तक बंगाल की जो इनकम थी उसको गिरा चुकी थी और अपनी इनकम को बढ़ा चुकी थी। टायर्ड ऑफ दिस प्लंडर बाय द ब्रिटिश शासन की इस तरीके की प्लंडर मीन्स अपनी वैल्यूबल चीज़ों पर अधिकार होता देख करके, ठीक है। मिस्टर कासिम डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द, तो मिर कासिम ने ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट युद्ध छेड़ दिया, यानी अपने ऊपर अवैध रूप से ब्रिटिश शासन का अधिकार देखते हुए उनका अपने मतलब मिर कासिम के जो अधिकार थे उनका गलत तरीके से इस्तेमाल होता हुआ देख करके मिर कासिम ने फिर से एक बार ब्रिटिश कंपनी के अगेंस्ट छेड़ दी। ही वॉज सपोर्टेड इन दिस बार बाय द नवाब ऑफ अवध के नवाब के द्वारा उनको सपोर्ट किया गया जिनका नाम शुजा उद दुल्हा था, आर द मुगल एम्परर शाह आलम II, ठीक है ना। उनको सपोर्ट भी किया गया। द ब्रिटिश इमर्ज विक्ट्रीज अगेंस्ट, पर ब्रिटिश को फिर से विक्ट्री हासिल हुई अगेंस्ट आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद फिर से उनको जीत हासिल हुई, ठीक है। द EEIC इंट्रोड्यूस अदर पॉलिसीज टू फर्दर स्टैंड इट्स पोजीशन इंडिया, और EEIC ने यानी ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने वापस से अपनी नई नई नीतियां बनाई भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है द सब्सिडियरी अलायंस वॉज इंट्रोड्यूस बाय मार्क्यूस बेल्स। The subsidiary alliance was introduced by Marquis Wellesley, the governor central of India। तो जो सेंट्रल गवर्नर इंडिया का एक मतलब कहना चाहिए सब्सिडियरी अलायंस was introduced by the Marquis Wellesley, the governor general of India। It settled the Indian rulers who were under the protection। हाँ, तो मतलब जो मार्क्यूस वेलेस्ले था जो कि गवर्नर जनरल था ब्रिटिश शासन में, उसके द्वारा कुछ अलायंस मतलब कुछ आदेश निकाले गए। सब्सिडियरी अलायंस का मतलब कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे रूल्स निकाले गए जिनको ब्रिटिश शासन का प्रोटेक्शन चाहिए, उनको ब्रिटिश आर्मी में, ब्रिटिश साम्राज्य में उस शामिल होना पड़ेगा, ठीक है। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश वुड हैव मेंटेन अ परमानेंट ब्रिटिश आर्मी टू देयर किंगडम। दे ऑल्सो हैड टू पे फॉर इट upkeep। The Indian rulers also had to keep a British official called residents at their courts। और इंडियन आर्मी मतलब इंडियन शासकों को ब्रिटिश आर्मी में शामिल होकर के ऑफिशियली उनको शामिल किया गया उनकी आर्मी में, जो कि रेजिडेंट्स कहलाते थे ब्रिटिश शासन के रूल कोर्ट में। ब्रिटिश शासन जब शामिल मतलब इसमें क्या हम बताना चाहते हैं कि जो मार्क्यूस वेलेस्ले था जो कि गवर्नर जनरल था भारत में, तो उसके द्वारा भी कुछ ऐसे नियम निकाले गए
कि जब ब्रिटिश का शासन स्थापित हो गया तो लोगों को, मतलब जो भारत में शासक थे उनको भी ब्रिटिश कंपनीज़ में ब्रिटिश जो आर्मीज़ थी उनमें शामिल होना पड़ा, ठीक है, जिनको हम रेजिडेंट कहते हैं। द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस अ पॉलिसी कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। एक्चुअली ये उनकी पॉलिसीज़ के नाम है, सब्सिडियरी अलायंस। और फिर उसके बाद जो लॉर्ड डलहौजी हुआ गवर्नर जनरल, उसने एक नई पॉलिसी निकाली जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा गया। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी एनी इंडियन किंगडम विच वॉज ऑलरेडी अंडर द सब्सिडियरी अलायंस, यानी कोई भी भारतीय राज्य जो कि ब्रिटिश शासन के अंडर में है, हैड टू गिव इट्स टेरिटरी टू द ब्रिटिश इफ़ द रूलर डिड नॉट हैव अ नेचुरल मेल हियर। तो उसके अकॉर्डिंग उसके जो भी इस नीति के अंदर आता है उसको ब्रिटिश शासन को कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एक नई नीति निकाली थी डलहौजी ने जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। ओके, रिवॉल्ट ऑफ 1857 की बात करते हैं हम। So I think for the today this is more sufficient, but we will complete this chapter here. Okay, one or more two topics are here, so let's complete it this chapter. So next topic is revolt of 1857. The revolt of 1857 में क्या हुआ? The EEIC rules affected the lives of people from different segments of society. अब लोगों जो अलग अलग तरीके से लोग अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे उन पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए EEIC ने एक नया सेगमेंट, मतलब एक नया तरीका निकाला। द इंडियन सीपॉय का मतलब होता है इंडियन सोल्डर सर्विंग अंडर जो ब्रिटिश रूलर्स के अंडर में काम कर रहे थे वो इंडियन सीपॉयज कहलाते हैं। हु वर्कड इन द ब्रिटिश आर्मी। द पुअर पीसेंट का मतलब पीपल हु कल्टिवेट लैंड, जो कि खेती बाड़ी करते थे। द लोकल इंडियन रूलर्स एंड लैंड लॉर्ड, यानी अ पर्सन हु ओन्स लैंड रेंट टू टेनेंट्स टू कल्टिवेट, जिनके पास ज़मीन होती थी और वो दूसरों को खेती करने के लिए ज़मीन दिया करते थे। एंड द कॉमन पीपल ऑल सफ़र्ड अंडर द अनजस्ट कंपनी रूल, यानी इन सबको ब्रिटिश शासन के अनजस्टिस से यानी अन्याय से गुजरना पड़ रहा था। ऐसे लोग जो कि ब्रिटिश शासन में खुद मतलब सेना में भर्ती थे, सैनिक थे, शोल्डर थे, ऐसे लोग जो अपनी खेती करते थे, ऐसे लोग जिनकी खुद की ज़मीन थी, पर वो सब ब्रिटिश कंपनी के आधिपत्य के अंदर काम करते थे। इट वॉज द इंडियन सीपॉयज इन द ब्रिटिश आर्मी हु फाइनली रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। The chief causes for their discontent include the payment of lower सैलरीज देन ब्रिटिश सोल्जर्स। ऐसे मतलब सोल्जर्स जो कि ब्रिटिश कंपनी में काम करते थे उन सबको भी जो पेमेंट दिया जाता था वो ब्रिटिश जो सोल्जर्स थे उनसे कम सैलरी दी जाती थी। पुअर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इंडियन सोल्जर्स एंड द रिजर्वेशन ऑफ द हायर पोस्ट इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी फॉर जस्ट द ब्रिटिश। बहुत बुरी कंडीशन थी भारतीय सैनिकों की, क्योंकि वहाँ रिजर्वेशन रखा जाता था। जो ब्रिटिश आर्मी थी उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता था और जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको उतनी वैल्यू नहीं थी। दिस रिवॉल्ट इज़ नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तब ये रिवॉल्ट जो 1857 में रिवॉल्ट किया गया, एक्चुअली ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी भारतीयों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए ये सबसे पहले एक कदम उठाया, ठीक है। सून द फार्मर्स, क्राफ्ट पीपल्स एंड द रूलर्स ऑफ सम इंडियन कम जॉइन द रिवॉल्ट। तो बहुत जल्दी रिवॉल्ट मतलब एक ऐसी सेना बनाई गई जो कि ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट लड़े अपनी स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे फार्मर, कुछ काम करने वाले, क्राफ्ट का काम करने वाले लोग, कुछ भारतीय जिनके जो राज्य जिनके छिन गए थे, ऐसे राजा इस रिवॉल्ट में शामिल हुए। दे डिक्लेयर बहादुर शाह जफर द लास्ट मुगल एम्परर एज देयर लीडर। उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर के रूप में, जो कि लास्ट मुगल एम्परर था, लीडर यानी शासक के रूप में डिक्लेयर किया। हाउ एवर द ब्रिटिश क्रश्ड द रिवॉल्ट विद एन आयरन हैंड। जबकि ब्रिटिश ने बहुत जल्दी इस रिवॉल्ट को भी नष्ट कर दिया। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ब्रॉट एट द एंड ऑफ EEIC's रूल्स इन इंडिया। द पावर ऑफ गवर्न इंडिया वॉज ट्रांसफर फ्रॉम द कंपनी टू द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। जो पावर थी वो इंग्लैंड की क्वीन के हाथ में आ गया। क्वीन विक्टोरिया बिकम द एम्प्रेस। जो क्वीन विक्टोरिया थी वो साम्राज्ञी बनी। एंड इंडिया बिकम अ ब्रिटिश कॉलोनी। द क्वीन अपॉइंटेड अ
अ विक्ट्री ऑफ एडमिनिस्टर इंडिया। जो भारत का पूरा साम्राज्य था वो इंग्लैंड की रानी के हाथ में आ गया और उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनीज बना दी। भारत में कई ब्रिटिश कॉलोनीज बना दी। द क्वीन अपॉइंटेड अ विक्ट्री टू एडमिनिस्टर इंडिया। कॉलोनी मतलब अ कंट्री अंडर पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री, यानी ऐसा साम्राज्य जो दूसरी कंट्री के साम्राज्य के अंडर में आ जाता है। और विक्रोय मीन्स अ पर्सन हु इज सेंट बाय अ किंग और अ क्वीन टू रूल ओवर अनदर कंट्री। और हर जगह भारत के हर एक राज्य पर एक ब्रिटिश शासक को बिठा दिया गया इंग्लैंड की रानी के द्वारा। ठीक है, मतलब उस युद्ध से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एट लास्ट वो युद्ध भी हार गए और पूरे भारत में ब्रिटिश शासन का राज्य स्थापित हो गया। ओके, इज इट क्लियर? And so here we have completed this chapter. So please read this chapter carefully, and if you have any doubts, so you can ask me. So kids, thank you and have a nice day.